हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिजिकल साइंस का सिर्फ थ्योरी पोर्शन पे बात करेंगे। किस पोर्शन पे बात करेंगे? खाली थ्योरी पोर्शन पे बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए एक और वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना। वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग जुड़े हुए हैं थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर करने के लिए। आइए, फिजिकल साइंस का मैराथन आज का थ्योरी क्लास स्टार्ट होता है और सभी क्लास में हम पहले आपको पैटर्न बता देते हैं, तो आज भी स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। चलिए पैटर्न पहले बता देते हैं कि क्या क्या आने वाला है आप लोग एग्जाम में। मेरा कहने का मतलब है कि पैटर्न किस हिसाब से नंबर को आपका देखा जा रहा है। देखिएगा, इसको 4 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो आपका पेपर बनेगा वो 4 ग्रुप में बनेगा। पहला ग्रुप में एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू में आपका 1 इंटू 15 टू एमसीक्यू रहेगा। कितना टू एमसीक्यू रहेगा? 15 टू एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद ग्रुप बी में आपको देखने को मिलेगा 21 मार्क्स। कितना मार्क्स देखने को मिलेगा? 21 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये 21 मार्क्स में से वन वर्ड आंसर रहेगा। वन वर्ड आंसर के बाद में मैचिंग रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका ट्रू फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू फॉल्स रहेगा। वन वर्ड आंसर आपका मोस्टली हम जहां तक देखें 10 ठो रहता है, ठीक है। मैचिंग 4 ठो रहता है। 4 एम फॉर मार्क्स, ठीक है। और 7 गो ये रहेगा आपका। टोटल 21 मार्क्स आपको यहां से ग्रुप बी से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको कभी कभी यहां देखिए फिल इन द ब्लैंक दे देता है, ठीक है। तो आ जाएगा तो डरिएगा मत, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ए और बी मिला के 36 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होगा। ऑब्जेक्टिव 36 मार्क्स का रहता है हर पेपर में। ग्रुप सी में आपको 2 इंटू 9 18 मार्क्स आपको करने को मिलेगा। और ग्रुप डी में आपको करने को मिलेगा, ग्रुप डी में आपको 12 टू क्वेश्चन 3 इंटू 12 36 मार्क्स का यहां पे आपको करने को मिलेगा। 12 टू डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इसी में आपका, और आप न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पहले थ्योरेटिकल पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। 12 इंटू 3 36 मार्क्स देखने को मिलेगा। 12 को में से और भी रहेगा, मतलब ये करिए या वो करिए। कोई कोई कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, कोई कोई और देके भी रहेगा। तो उसको आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग सॉल्व करिएगा। ये 12 गो में से आपका 3 गो आपका न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन रहेगा। एगो आपका रहेगा 4 चैप्टर से, एगो रहेगा 5 चैप्टर से। आ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। एगो आपका रहेगा 4 चैप्टर माफ करिएगा, 4 चैप्टर से नहीं। एगो रहेगा 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में बताते रहे। बाकी जिस क्लास में न्यूमेरिकल्स का हम बना के आपको सेंड करेंगे, वो आप उस क्लास में हम ज्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल्स आपको करना है। हम लोग 5 साल का पेपर सॉल्व किए हैं, 5 साल या 4 साल जो भी सॉल्व किए हैं हम लोग नॉर्मल। हम लोग ग्रुप डी में हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। कितना डो ग्रुप डी में हम लोग 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। उसके बाद 5 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। उसके बाद 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। और उसके बाद 8 चैप्टर का लास्ट वाला का थोड़ा रासायनिक समीकरण आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स तो बोल के कुछ है नहीं, ठीक है। मेन हम लोग का 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बहुत वाइटल है। चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल्स में अगर हम बात करेंगे, जो कि ग्रुप डी से आने वाला न्यूमेरिकल्स है, तो वो आपका एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से कंफर्म है। मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, एगो करना होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से 2 क्वेश्चन रहेगा, एगो करना होगा। उसके बाद चैप्टर 6 से 2 रहेगा, एक तो करना होगा। बात नहीं करिए, करा रहे। तो 3 क्वेश्चन तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल्स का इसमें से कंफर्म है। उसके बाद और न्यूमेरिकल्स में से ग्रुप सी से रहेगा चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स। जो चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स है बॉयल्स और चार्ल्स नियम का, वो ग्रुप सी में छिपा रहेगा। एक तो क्वेश्चन उसका वहां कंफर्म रहेगा, वो भी 2 रहेगा, 2 में से एगो करना होगा। आ जाइए, तो इस पे उतना बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग का जो बच गया टोटल 90 मार्क्स कवर हो जाएगा आपका, टोटल 90 मार्क्स, ठीक है। आइए इसको उतार लेंगे और अगला 1 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। लाइन से हम कराएंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। बस न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर हम नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल्स वाला अभी चैप्टर नहीं करा रहे। ये खाली थ्योरी का वीडियो बन रहा है, ठीक है। आज का क्लास खाली थ्योरी पे, क्योंकि देखिए पास होना है तो न्यूमेरिकल्स आप छोड़ दीजिए, थ्योरी पे कमांड रखेंगे पास हो जाएंगे। लेकिन अव्वल नंबर लाना है, एडवांस लेवल पे काम करना है,
रैंकर बनना है, स्कोरर बनना है, तो न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। घर में ऑलरेडी रैंकर को बोलने का दरकार नहीं पड़ता है, वो लोग घर में ऑलरेडी प्रैक्टिस करता रहता है। स्कोरर को बोलने का दरकार नहीं, वो लोग घर में ऑलरेडी प्रैक्टिस करता रहता है। इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा हेल्प प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका काम और आसान हो जाए। आइए चैप्टर 1 में लेयर बाबू स्तर, स्तर पे उतना बात नहीं करेंगे। अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे तो ज्योग्राफी का वीडियो देख लेंगे, जिससे आप स्तर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। वहां ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, बस हम नाम बता दे रहे, कितना किसी नाम बता देते हैं तो काम इजी हो जाएगा। नाम बोलिए कौन कौन सा होता है, चलिए। क्षोभ मंडल, आज इंग्लिश में नाम लिखने का मन कर रहा, बोलिए। ट्रोपोस्फेयर, आज सबको इंग्लिश में नाम बोलेगा, बोलिए। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अगर आपको राइटिंग पहचानने में दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम आपको वहां सही राइटिंग दे देंगे, ठीक है। फोन नंबर बोलिए। आयनोस्फेयर, अच्छा आयनोस्फेयर को और कौन सा स्फीयर बोलते हैं? नहीं बाबू, थर्मोस्फेयर, वेरी गुड। कौन बोला? क्लैप हो जाए, साइलेंट क्लैप। चलिए, थर्मोस्फेयर। आयनोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? आयनोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं? तापमंडल। चलिए, और बाबू लास्ट एक्सोस्फेयर। ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। एकदम बाबू, आज ज्यादा डिटरमाइन नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज थोड़ा थोड़ा करके निपटा देंगे पहला चैप्टर। देखिए, उसके बाद आइए मंडल के बाद ओजोनोस्फेयर पे बात करेंगे। उस दिन भी बात किए, आज थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। आप लोग बैठ जाइए, एक लोग यहाँ बैठ, एक लोग ऊपर चल जाइए, जगह है ऊपर में, चल जाइए लोग। एक वहां बीच में बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे आ जाइएगा, और थोड़ा आगे, एक सेकंड हम पीछे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, चलिए ओजोनोस्फेयर पे बात करेंगे, ठीक है ना। ओजोनोस्फेयर में अगर हम बात कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे यहाँ पे चले जाइए प्लीज। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, बोलिए ना। अब परसों तो एग्जाम है, परसों है क्या एग्जाम? परसों एग्जाम है, परसों एग्जाम है। बोलना 72 घंटे टाइम है तो बहुत टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी समय है, 72 घंटा रात भर पढ़िए ना, काम हो जाएगा आपका। जो हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन मंडल बाबू बोलिए, ओजोन मंडल को कौन कौन गैस बर्बाद कर रहा है? कौन कौन गैस बर्बाद कर रहा है, बोलिए। सीएफसी, सीएफसी का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिए आप लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद बोलिए CO2, और बोलिए CH4 का हिंदी में क्या बोलते हैं? मीथेन। और बोलिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद बोलिए नाइट्रिक ऑक्साइड NO। दुनिया की सबसे हानिकारक गैस का नाम बताइए? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। विश्व की सबसे हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है ना। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, हो सकता है कि आप जो जो लिखे आपको पता हो, लेकिन इसी बीच में कुछ एक ऐसा चीज मुंह से निकल जाएगा जो शायद आपको नहीं पता हो, ठीक है ना। उस चीज को ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, जरूर नोट बनाने के लिए आप सब आए। चलिए मिटा दे इसको, आइए मिटा देते हैं। ओजोन परत को, ओजोन परत को बाबू, अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा डिस्कस कर लेते, 1-2 मिनट का डिस्कशन होगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणें आराम से पृथ्वी के धरातल को स्पर्श करेगी, जिससे हम लोग को भिन्न भिन्न प्रकार के चर्म रोग देखने को मिलेंगे। विश्व की जलवायु बदल जाएगी, विश्व की जलवायु बदल जाएगी। उसके बाद जो हिमनद है, बड़े बड़े हिमनद है, वो पिघलने लगेंगे। उसके बाद विश्व का जल स्तर बढ़ जाएगा। उसके बाद विश्व की जलवायु बदल जाएगी। जो निचले देश है, जो तटीय देश है, वो क्या हो जाएंगे बाबू? डूब जाएंगे। ना लिख के आप लिखिएगा जलमग्न हो जाएंगे, तो और अच्छा वर्ड आ जाएगा। जलमग्न हो जाएंगे मतलब जल में समा जाएंगे, ठीक है, जल समाधि ले लेंगे। ये सब वर्ड यूज कीजिएगा, ये सब आपका ज्योग्राफी का वर्ड है, आप फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। आइए डन है। अब हम लोग आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मेरा टर्म है बाबू ग्लोबल वार्मिंग, सब समझाएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर जब स्पर्श करती है, या कहिए कि CFC के द्वारा, या कहिए नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा, जब विश्व का तापमान अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगता है,
तो इस स्थिति को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। या तो और क्या नाम से जानते हैं? उसके बाद भूमंडल का उष्णन क्या बोलते हैं बाबू? भूमंडल का उष्णन। और क्या नाम से जानते हैं? थोड़ा बोलेंगे ना? विश्व तापन। क्या बोलते हैं? विश्व तापन। ठीक है, इंग्लिश नाम हिंदी नाम सब लिख दिए, कोई चिंता का बात नहीं है। विश्व तापन कैसे होता है आपको बता दिए। कारण क्या है? आप सीएफसी लगा दीजिए यूज, आप यूवी रे का बारे में जिक्र कर दीजिए। और क्या जिक्र कर दीजिए? बोलिए, आप लोग में से बोलिए, भूमंडल का उष्णन क्यों होता है? 3 कारण बताइए। पहला कारण सीएफसी बोलिए, नाइट्रस ऑक्साइड, कोई भी गैस का बारे में बोल दीजिए, लेकिन एक्सप्लेन के साथ बोलेंगे। ऐसे लिखना होगा, सीएफसी हेडिंग देंगे सीएफसी, उसके बाद आपको ऐसे हेडिंग देके एक्सप्लेन करेंगे। E10 स्टैंडर्ड का, E10 स्टैंडर्ड का लड़का या लड़की को लिखने का तरीका, ठीक है ना? उसके बाद और बोलिए, और प्रभाव आएगा बाबू, कारण और प्रभाव। कारण या प्रभाव, कोई टेंशन नहीं है, एगो आना ही आना है, या तो कारण या तो प्रभाव, एगो आना ही। कारण मतलब क्यों हुआ, 5 पॉइंट में आंसर दीजिएगा, 5 पॉइंट से ज्यादा भूल से भी मत दीजिएगा। प्रभाव, प्रभाव मतलब क्या होता है? रिजल्ट। जब हो गया तो अब क्या करना है? प्रभाव का मतलब हो जा रहा उसका रिजल्ट या इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग डन। उसके बाद हम लोग का नया टॉपिक हो जा रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो जा रहा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको आप सिर्फ इंग्लिश में लिखे? नहीं नहीं, हिंदी में भी लिखते हैं। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, वो क्या? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव गैस का नाम बताइए, आप ही लोग में से आंसर दीजिएगा। बोलिए, CH4 लिख दे, उसका आधार बोलिए, CH3 लिख दे, 2 गैस लिखेंगे इनफ है, ठीक है ना? तो हरित गृह प्रभाव में CH4 CFC आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है पृथ्वी पे जब कोई सूर्य से आने वाला तापक्रम जितना पृथ्वी अवशोषित कर पाती है उतना अवशोषित करती है, और एक्सेस ऑफ तापमान को क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल पे पुनः छोड़ दिया जाता है। तो ये जो पुनः छोड़ देने की जो क्रिया होती है वायुमंडल पे, एक्सेस तापमान को, अत्यधिक तापमान को जो वापस पुनः लौटा देने की क्रिया होती है, इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह गैस कौन से गैस है? CH4 मतलब मीथेन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन। टॉपिक डन बाबू, किसी को डाउट है कुछ? टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग डन, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट डन। उसके बाद आते हैं अब रिसोर्सेस। किसमें आते हैं? रिसोर्सेस। आइए रिसोर्सेस पे बात करेंगे, आइए ना रिसोर्सेस पे बात करेंगे, आइए ना रिसोर्सेस पे बात करेंगे। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। क्या होता है बाबू? संसाधन। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो को बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। एक तो क्या बोलते हैं बाबू, बोलेंगे आप लोग सभी कोई? नॉन रिन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस इसको बोलते हैं बाबू रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब होता है जो नया रिसोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल को दोबारा से यूज नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, या इसको बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे बाबू? नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा। और इसको क्या बोलेंगे बाबू? परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा। परम राइटिंग नहीं समझ में आएगा कमेंट में डाल दीजिएगा, वो आंसर में लिख के दे देंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। और इसको क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय, अनवी लिख दे रहे, ठीक है ना? अनवी, किसी का नाम हो जा रहा, किसका नाम है अनवी? अगर आपका नाम है तो कमेंट में डालिए, मेरा नाम है। अनवीकरणीय लिख दे रहे, पूरा ही लिख दे रहे, झमेला वमेला हो जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना? आइए अनवीकरणीय, अच्छा एग्जाम्पल में आएंगे बाबू, एग्जाम्पल में अनवीकरणीय ऊर्जा। अच्छा, रिन्यूएबल का मतलब अब सबका बारे में समझिए, हिंदी में दे देगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए क्या करेंगे आप लोग, ऐसे कहीं क्वेश्चन दे दे रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? आप लोग बोलेंगे पूरा हिंदी मतलब नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना? इसलिए इंग्लिश का नाम भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना? तो आपको समझना, माथा लगाना होगा। एग्जाम्पल, सबसे जल्दी माथा जो लगाएगा क्या? तो यही लिखा होगा, मतलब तुमको अर्थ तो तुमको नहीं ना समझ में आएगा, तो तुमको बस वर्ड तुमको वहां इंग्लिश मिलेगा, अर्थ तो तुमको नहीं समझ में आएगा। तो बाबू सुनिएगा, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा से यूज
कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या होगा? आप ही लोग में से बोलेंगे, बोलिए बोलिए। रिन्यूएबल का रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या होगा? रिन्यूएबल, सौर ऊर्जा। बाबू एकदम सही है। थोड़ा उतार लीजिए पहले, फिर कराते। थोड़ा बुक लाइए, ये वाला थोड़ा उतार लीजिए फटाफट, फिर क्लियर करते हैं। आगे का टॉपिक देख लेते थोड़ा। वन चैप्टर में है बाबू, अभी भी है, टाइम है अभी वन चैप्टर में। वन चैप्टर छोड़ना नहीं ना है। ठीक है, बेसिक समय नहीं बाबू, पब्लिक डिमांड है, 5 मिनट में खत्म करिए। आइए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं, जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं। एग्जांपल बोलेंगे बाबू, सौर ऊर्जा, एक बार लिखेंगे खाली सौर ऊर्जा। उसके बाद बोलिए खाली 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 लिखेंगे भूतापीय। उसके बाद बाबू ज्वारीय, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोमास, बायोमास बाबू, बायोमास, कोई टेंशन नहीं है, बायोमास। बायोमास बोलिए या बायोगैस बोलिए, ठीक है, दोनों सेम करिए। बायोमास, बायोगैस कौन सा ऊर्जा है? रिन्यूएबल, दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सा होगा? बोलिए ना, कोयला। कौन? अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम लोग और बारीकी से बताए, इसको और बारीकी से बताते हैं। चलिए, बुक में और बारीकी से लिखा हुआ है। सुनिए, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड पे बोलिए, अपना स्टैंडर्ड पे। जीवाश्म ईंधन, कोई बोलेगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप लोग कोयला पेट्रोल नहीं बोलिएगा, बोलेगा जीवाश्म ईंधन। समझ जाएगा एग्जामिनर। लड़का बहुत ही गहराई से पढ़ के आया है, या लड़की बहुत गहराई से पढ़ के आई है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन, अभी अंदर बताएंगे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का अंदर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे वो न्यूक्लियर ईंधन, 2 तरह का ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन। जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन, ठीक है ना, 2 तरह का ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? बोलिए ना, कोयला। अब बोलिए कोयला। उसके बाद बोलेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोल मत बोलिए, क्या बोलिए? पेट्रोलियम। अब फिर बोलिए पेट्रोलियम के अंदर में बोलिए क्या होता है? पेट्रोल। उसके बाद क्या होता है? डीजल, ठीक है ना। उसके बाद बोलिए नहीं, सीएनजी मत बोलिए, बोलिए प्राकृतिक गैस। क्या बोलिए? प्राकृतिक गैस। रुकिए ना, प्राकृतिक गैस, इसके अंदर में आएगा सीएनजी, इसके अंदर में आएगा सीएनजी एंड एलपीजी। E10 लेवल पे लिखना, समझ लेना। इतना गहराई में जब लिखेंगे ना इतना चीज, तो सोच ले इतना गहराई से लम करके आया ना लड़का दो कि देखो पहले क्या लिख रहा, जीवाश्म ईंधन, उसका अंदर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल डीजल। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का मतलब होता है सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डन। एलपीजी का और सीएनजी का उपयोग बोलिए। सीएनजी का उपयोग वाहनों पे चलाने के लिए, एलपीजी का उपयोग घरेलू कार्य हेतु। खत्म, ठीक है। न्यूक्लियर ईंधन में क्या आएगा? यूरेनियम, यूरेनियम कर लीजिए फट से, यूरेनियम, ठीक है ना। न्यूक्लियर ईंधन में क्या आएगा? यूरेनियम, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन, जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर ईंधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज डन है, ठीक। अब सुनिए, गैर परंपरागत, परंपरागत क्या होता है? हेलो एवरीवन, बात नहीं, प्लीज लिसन केयरफुली एंड लिसन सीरियसली। परंपरागत का मतलब होता है जो हम लोग बहुत पुराना टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत पुराना, बहुत पुराना। सुनिए, बात नहीं करो। परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है कि हम लोग बहुत पुराना टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। कौन सा ऊर्जा बहुत पुराना टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं? कोयला तुरंत माइंड में हिट करेगा। नॉन रिन्यूएबल बोल देगा, तुरंत हिट करना चाहिए, तुरंत हिट करना चाहिए कि जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और अनवीकरणीय मतलब जिसको भी दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। गैर परंपरागत जिसको पुराना टाइम से यूज नहीं कर रहे, जो अभी खोजा गया होगा तभी यूज कर रहे हैं। गैर परंपरागत, नवीकरण, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ गया? तो तुरंत सबका मतलब समझ लीजिए। परंपरागत मतलब
जो परंपरा, पुराना परंपरा से यूज करते हुए आ रहे हैं, कौन सा ऊर्जा? एकदम बाबू तुरंत हिट करना चाहिए, मिटा दे रहे, ठीक है। इसका अंदर जल्दी करिए। हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 में और ये लास्ट का थोड़ा टॉपिक है, सौर ऊर्जा को अच्छे से पढ़िएगा, पवन ऊर्जा को अच्छे से पढ़िएगा, बायोमास, बायोमास का जो चित्र है, कोलबेट मीथेन, इस सब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा। कोलबेट मीथेन, कोलबेट मीथेन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, कोलबेट मीथेन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 का लास्ट जो थोड़ा मोड़ा है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और चैप्टर 1 में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, चलिए मिटा दे रहे। अब आते हैं चैप्टर 2। आइए चैप्टर 2 में बात करेंगे। चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर 2 में बाबू बॉयल्स लॉ, भूल से भी मत छोड़िएगा, बॉयल्स लॉ बोलिए, बॉयल्स लॉ बोलिए एक जन, बॉयल्स लॉ का नियम कर लीजिएगा। चार्ल्स लॉ का, अच्छा बॉयल्स लॉ का ग्राफ जो होगा बुक में आप लोग का है, बुक में बॉयल्स लॉ का ग्राफ कर लीजिएगा, बॉयल्स लॉ कर लीजिएगा, ठीक। तीन को है ना, जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ग्राफ करके जाना, ठीक है। और चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में इसका नियम, हेलो नियम, ग्राफ, एक ग्राफ है चार्ल्स का, मालूम है ना। बॉयल्स में कितना ग्राफ है? 3 तो ग्राफ है, 3 तो ग्राफ है बॉयल्स में, और चार्ल्स में कितना ग्राफ है? 1 तो ग्राफ है। और चार्ल्स का गणितीय रूप, चार्ल्स का बाबू गणितीय रूप जो है, ठीक है ना, जहां से ये आया, कौन सा रूल? P1 अच्छा बॉयल्स लॉ में क्या समान रहता है? तापमान समान रहता है। और आपका चार्ल्स लॉ में क्या समान रहता है? दबाव समान रहता है। दबाव से याद आया, दबाव किसे कहते हैं? दबाव से क्या समझते हो? आ सकता है सब क्वेश्चन, चैप्टर ही तो दबाव के ऊपर है। और न्यूमेरिकल्स है, और देखिए चैप्टर 2 में और न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल जो आपको मिलेगा वो ग्रुप सी में मिलेगा। किस ग्रुप में मिलेगा? बात में, वो बात में। चैप्टर 2 का जो न्यूमेरिकल्स है वो कहां मिलेगा? ग्रुप सी में मिलेगा, कंपल्सरी रहेगा। 2 तो क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 2 से, 2 तो क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। नहीं, 2 तो क्वेश्चन का मतलब 1 ठो और 1 ठो, 2 तो रहेगा, 1 तो बनाना होगा, 2 मार्क्स कंफर्म है। एक न्यूमेरिकल्स रहेगा चैप्टर 2 से ग्रुप सी में, बोल दे रहे सबको। चैप्टर 2 में और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स भर्ती है, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। T1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2, यही ना है, यही है वो फॉर्मूला, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बोलेगा बॉल के नियम से तापमान समान है बाबू, उड़ा दीजिए इसको, समझ गए? तो फॉर्मूला क्या बन गया? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर से ले आइए वो चीज। अब बोलेगा चार्ल्स के नियम से क्या समान है? दबाव समान है। दबाव का मतलब P की भी, P, वेरी गुड, तो P उड़ा दीजिए। अब फॉर्मूला क्या बन गया? V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो 3 तो आपको बता दिए, मेन यही हम लोग का P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। एक बार देख लेते हैं। जी बाबू, यही वाला समीकरण है, एकदम कंफर्म। समीकरण को मत भूलिएगा, समीकरण को मत भूलिएगा, ठीक है ना। समीकरण को भूलेंगे आप भुला जाएंगे। बॉयल का नियम बोलेगा तापमान उड़ा दीजिए, चार्ल्स का नियम बोलेगा प्रेशर उड़ा दीजिए, उन्हें अपना फॉर्मूला खुद सेट हो जाएगा। चलिए 2 चैप्टर खत्म, आइए 2 चैप्टर खत्म। आइए चैप्टर 3, चैप्टर 3 दो तीन तो थ्योरी है, बात मत कीजिए। चैप्टर 3 में 2-3 तो थ्योरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू MC स्क्वायर, इक्वल टू MC स्क्वायर कौन बोला था, कौन दिया था? थ्योरी में कहाँ पूछेगा, ये ना पूछेगा। आइंस्टाइन का पूरा नाम बताओ। वेरी गुड, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल टू एमसी स्क्वायर दिया। इसका मतलब है मात्रा की अविनाशिता, मतलब मात्रा ना तो उत्पन्न होती है ना ही कहीं नष्ट होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। चलिए एवोगैड्रो का नियम बताइए, एवोगैड्रो का नियम बताइए। समान तापमान पे, समान दबाव पे, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलिए कौन समान आया, अणुओं की कौन समान आया, स्टार्ट है। कितना बार समान आया लिख के सेंड कीजिएगा। चलिए कितना बार आया, ये लोग बोल रहे 4 बार और कुछ और हम बोल रहे 5 बार। क्या हम गलत बोल रहे, हम गलत बोल रहे। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए आइए फुल न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल से बाबू भयानक वाला न्यूमेरिकल से चैप्टर में हाथ लगाएंगे मतलब खाली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चैप्टर आपको तय करना, चैप्टर करना है कि छोड़ना है। ग्रुप डी में कंफर्म है, क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे। चलिए ग्रुप डी में मिलेगा 3 चैप्टर में से, हाँ मिलेगा, मिलेगा, सब मिलेगा, न्यूमेरिकल से मिलेगा, ठीक है ना। आइए चैप्टर 4, उतना बात देखिए 3 में उतना कुछ नहीं था, हम क्यों आपको उतना कुछ बोले, ठीक है ना। चैप्टर 4 फालतू का नहीं, जो जरूरी है हम उसके क्लास करा रहे हैं। मैराथन का मतलब क्या होता है, कम समय में ज्यादा चीज, ठीक है ना। आइए चैप्टर 4, ठोस में बाबू कितना तक है, मेरा मोबाइल दे दीजिए। हम थोड़ा सा आपसे लोग से क्वेश्चन पूछते, ठीक है ना, देखते कितना लोगों को याद है और हम लोग का कवर भी होते चल जाएगा। चैप्टर 4 मैक्सिमम मेरा नोट पे ही हो जाएगा काम। बात नहीं करेंगे अब, बात नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट एवरीवन। चार चैप्टर बाबू, 4 चैप्टर, फालतू वाला बात नहीं, पेपर भी शर्मा जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई करिए पहले। चलिए चलिए, हेलो एवरीवन, बोलिए ताप प्रसार। देखिए ताप प्रसार से क्या समझते हो, कौन बताएगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे, चलिए ताप प्रसार से क्या समझते हो। देखिए अच्छा, ताप प्रसार में ठोस का ताप प्रसार होता है। ठोस का ताप प्रसार, कितने प्रकार का ठोस में ताप प्रसार देखने को मिलता है, कौन कौन सा, 3 प्रकार का होता है, बोले कौन कौन सा। तापीय प्रसार बाबू, तापीय प्रसार में जो ठोस में तापीय प्रसार होता है देखने को मिलता है ना। ठोस में कितना तरह का, बोलिए 3 प्रकार का। उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में और उसके आयतन में बाबू 3 प्रकार का होता है। तीनों को पढ़ लीजिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक जब उसके लंबाई में होता है उसको रेखीय प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रेखीय प्रसार बोलते हैं। और फिर उसके क्षेत्रफल में होता है और उसके आयतन में होता है। चलिए गणितीय रूप, लंबाई को हम लोग बाबू दर्शाते हैं अल्फा से। किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। गणितीय रूप लिखा दे रहे, कोई टेंशन का बात नहीं है। अल्फा इक्वल टू गणितीय रूप L2 माइनस L1 बटा में L1 इंटू T2 माइनस T1। ये लंबाई में रेखीय प्रसार गुणांक का गणितीय रूप। उसके बाद बीटा, इसको बीटा में संबोधित करते हैं। बीटा का होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इधर A1 खाली अब इधर A आ जाएगा और बाकी सब सेम है, T वही रहेगा, T2 माइनस T1 गणितीय रूप है। अल्फा बीटा आरी हो जाएगा बाबू, बोलिए गामा। क्या, मामा नहीं गामा, क्या गामा। चलिए इधर हो जाएगा V2 माइनस V1, इधर V1 इंटू T2 माइनस T1। ये गणितीय रूप है, गणितीय रूप, ठीक है, याद रखिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक का गणितीय रूप, क्षेत्रफल का गुणांक का गणितीय रूप, आयतनीय प्रसार गुणांक का गणितीय रूप। ये सब ठोस का बाबू, किसका है, ठोस का। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठोस का है। अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है, 1:2:3 होता है। याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है, 1:2:3 होता है। याद रखिएगा।
ये वाला हो गया। अब हम लोग द्रव का प्रसार पढ़ेंगे। तापीय प्रसार में ठोस से प्रसार हो गया। ठोस में 3 प्रकार का प्रसार होता है, सभी को बोल दे रहा हूं। मिटा दे। हरी आप जल्दी कीजिए। एकदम याद हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, एकदम याद हो जाएगा, गणित रूप याद हो जाएगा। ठीक है। फिजिकल साइंस में एकदम खुला पेपर में चैलेंज करना है, आइए ना एकदम बढ़िया से। ठीक है। फिजिकल साइंस में एकदम टेंशन नहीं लेना किसी को, भूत भगा दो फिजिकल साइंस का, आना तो फिजिकल साइंस का पेपर इस बार पेपर छोड़ना नहीं फिजिकल साइंस। चलिए, द्रव का प्रसार, कोई टेंशन नहीं है बाबू, आराम से रिलैक्स होकर जाइएगा घर से, कोई टेंशन नहीं है। द्रव में प्रसार 2 तरह का होता है, बोलिए कौन कौन सा प्रसार? इसका आभासीय प्रसार और इसका बाबू कौन सा प्रसार? वास्तविक प्रसार। कौन सा प्रसार? वास्तविक प्रसार। आभासीय, जी बाबू गणित रूप भी है। आभासीय प्रसार और वास्तविक प्रसार डेफिनेशन बुक से कर लीजिएगा, डेफिनेशन पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए 8वें चैप्टर का कराना है, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हो मेरा बात। आभासीय प्रसार, आभासीय प्रसार गणित रूप होता है गामा ए इक्वल टू V2 माइनस V1 बटा V1 इंटू T2 माइनस T1। ये हो जा रहा इसका आभासीय प्रसार का गणित रूप, ठीक है। और आपका वास्तविक का हो जाएगा गामा अल्फा, ये गामा ये तो इसमें चला गया, E2 माइनस V1 V1, ये हो जाएगा बाबू गामा बीटा। एक सेकंड, वास्तविक प्रसार गणित के रूप ना देख लेते एक बार, देख लेते सही से लिखा नहीं हुआ, देख लेते शांत में, देख लेते हैं। वाई आर कर लीजिए, वाई आर बाकी सब सेम है, V2 माइनस V1 बटा V1 इंटू T2 माइनस T1। खाली आर कर लीजिएगा, बस खत्म, खाली आर कर लीजिएगा। हो गया। ठोस में, अच्छा ठोस में कितना प्रसार का कितना डो होता है? प्रसार 3 डो। द्रव में कितना होता है? गैस में 1 ही डो होता है। गैस में बाबू 1 ही डो होता है। गैस, देखिए गैस भी लिखा दे रहे, गैस में 1 ही डो होता है। गैस का आयतन में प्रसार उसके कितना होता है? आयतन में होता है। गैस का तुम देखा है लंबाई, गैस का तुम क्षेत्रफल देते हो आप लोग सभी कोई? गैस का सिर्फ आयतन होता है, आयतन। गैस में सिर्फ आयतन में होता है उसके, गैस का सिर्फ आयतन में होता है। गणित के रूप देखिएगा, गणित के रूप गामा पी इक्वल टू V1 माइनस V0 1 प्लस YPT। चलिए, गैस का सिर्फ उसके आयतन में होता है, ठीक है। गैस का चैप्टर खत्म हो गया। और एक तो टॉपिक है तापीय चलन, छोटा टॉपिक है, उसका जो थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। मेन इस चैप्टर में यही सब था, प्रसार 3 प्रकार का प्रसार पढ़ा दिए, ठीक है। अब आएंगे चैप्टर 5, जल्दी से कीजिए।
हाँ एक ही होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है। आइए बाबू शुरू करते हैं। अब मेन चैप्टर शुरू हो गया, पांचवा चैप्टर। 4 को चैप्टर खत्म हो गया, पांचवा चैप्टर क्या हुआ, क्या शुरू करें? पांचवा चैप्टर चैप्टर 5 सुनो। हेलो, चैप्टर 5 प्रकाश। कौन है प्रकाश? क्या आपका नाम प्रकाश है जो देख रहे हैं? चलिए चलिए आइए। प्रकाश, प्रकाश को नहीं बुला रहे, चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश में देखिए, प्रकाश चैप्टर में प्रकाश से क्या समझते कर लेंगे। हेलो एवरीवन, प्रकाश से क्या समझते कर लेंगे। उसके बाद प्रकाश में आपको पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना बाबू? दर्पण। दर्पण दो होते हैं, वो नॉर्मल दर्पण बोलिए। क्वेश्चन देखिए घुमाया कैसे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3। दर्पण 3 होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। लेकिन यही क्वेश्चन पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन फेंकिया कैसे सुनिएगा। दर्पण बोलेगा तो 3 डो और गोलीय बोलेगा तो 2 डो। एकदम बाबू, एकदम राइट। दर्पण बाबू बोलेगा तो 3 ठो और गोलीय बोलेगा जहां इसमें लगाया गोलीय, जहां गोलीय लगाया एगो क्या होगा, चल जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन सा आप लोग बोले, कौन कौन सा? अरे देखिए, उत्तल, और बोलिए अवतल, आप बोलिए समतल। क्या बोलेंगे? समतल। ये गोलीय में ही समतल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा आपको चैप्टर में लेकर चलते, चलिए। हेलो एवरीवन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए ठीक है। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ कुछ डेफिनेशन आ सकता है, जो जो हम एग्जाम में आप लोगों को टेस्ट में हम ऑलरेडी दे चुके थे। क्या क्या है बोलिएगा। वक्रता केंद्र, हाँ उठाइए, आस्ते बात कीजिएगा और उठा के बोलिएगा कि थोड़ा देर बाद बात कर लीजिए। देखिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता अर्धव्यास। किसका टर्म्स है? ये सब दर्पण के ऊपर पढ़ना है आप लोग को। दर्पण पे अलग टर्म्स है, दर्पण पे सेम टर्म्स अलग डेफिनेशन है, लेंस पे सेम टर्म्स अलग डेफिनेशन है, मिक्स मत करिएगा। क्वेश्चन हाँ गोलीय दर्पण का बाबू एकदम सही है, एकदम सही है। गोलीय दर्पण का ऊपर है। गोलीय दर्पण, वक्रतार्ध व्यास, ध्रुव, ध्रुव, उसके बाद प्रधान अक्ष, नाभ्यांतर मतलब वही नाभिक, ठीक है ना। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं। अवतल नाभिक हो गया। नाभिक भी दो पढ़ना आप लोग को। एक अवतल दर्पण का नाभिक, नाभिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, नाभिक। और एक उत्तल दर्पण का नाभिक, दो नाभिक है, ठीक है ना। दोनों को पढ़ लीजिएगा। वित्त चित्र, वित्त चित्र। चलिए टॉपिक दर्पण टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं, देखिए हम आपको सिर्फ पासिंग बता रहे, ठीक है ना। पासिंग से थोड़ा ज्यादा बता रहे। आपको स्कोरिंग करना है, आपको तो अपने हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो स्कोर नहीं कर पाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ा रहे आप फेल नहीं करेंगे, आप पास हो जाएंगे अपना दम पे, ठीक है ना। खाली घर में जाके मेरा जो जो चीज बोला गया उस पर काम कर लीजिएगा। चलिए मिटा दे रहे। 5 चैप्टर का पहला टॉपिक हो गया दर्पण। प्रकाश का वर्तन, 5 चैप्टर का अगला टॉपिक वर्तन। अब वर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्तन भयानक क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा पढ़ लीजिए घर में। वर्तन का कितना नियम होता है? वर्तन का बाबू नियम आता है एग्जाम में, नियम बताएंगे बाबू। दूधो
बोलिए, हम लिखते नहीं है, दो तो नियम होता है। बोलिए पहला नियम, बोलिए कौन बोलेगा, खड़ा होकर सुनाएगा, सुनाइए। जगह कम है, अपना स्थान ग्रहण करके बताइए। कौन बताएगा नियम? किसी को मालूम है? मालूम है नियम? बोलो नियम, बोलो बोलो बोलो, जल्दी नियम बताओ, बोलिए बोलो नियम बोलो। तो नहीं पता तो डायरेक्ट बोल दो, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रही है झूठ मूठ का? देखो, जब नहीं बोलना तो डायरेक्ट बोलो कि नहीं बोलेंगे। आगे देखो कौन बताएगा? नहीं पता, चलिए देखिए नियम बोलिए, नियम सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहे आप लोग को, ठीक है? आपतित किरण, वर्तित किरण और दोनों माध्यमों के संस्पर्श तल के आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। फिर से बोल रहे, आपतित किरण, वर्तित किरण और दोनों तल पे जो स्पर्शक, जो ये स्पर्शक है, एक 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 इमेज के अंदर में ये जो स्पर्शक है, ये जो अभिलंब है 90 डिग्री का, इस पे पड़ने वाला जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, डायग्राम आपको इसका दिखा दे रहे आपको, पास नहीं गया हूं। ये आपतित किरण टेढ़ा है ऑलरेडी, थोड़ा टेढ़ा कर दे। आपतित किरण और ये आ रही है ये वर्तित किरण, और ये जो है बाबू, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है ना? ये क्या होता है? तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। ठीक है, और दूसरा वाला देखेंगे, आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है, या बोलिए मान होता है, वो क्या होता है? स्थिर होता है। आपतन कोण का, आपतित नहीं, आपतन, वो आपतित है, और ये क्या है? आपतन। आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन और वर्तन कोण का साइन का अनुपात क्या होता है बाबू? समान होता है, स्थिर होता है। इसको और किस नियम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ। कौन सा नियम? स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा सभी कोई। आगे देखिए, बस ठीक है। उसके बाद देखो, प्रिज्म का आप लोगों को डायग्राम प्रूफ करवा देना। प्रिज्म का डायग्राम प्रूफ कराए थे, क्या प्रूफ था बोलिए थोड़ा सा? डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, प्रूफ कराए थे। तो प्रिज्म का प्रूफ दे, बहुत बड़ा प्रूफ दे। ठीक है ना? अभी प्रूफ नहीं करा सकते, प्रूफ कराए थे आप लोगों ने, प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला प्रूफ। ठीक है, जो प्रूफ कराए थे। हाँ हाँ, प्रूफ करेगा, ठीक है ना? प्रूफ का इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे सकता है, हाँ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और प्रूफ करने बोल भी सकता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। आगे देखिए, बहुत बड़ा प्रूफ था। अच्छा, प्रकाश का वर्तन का नियम हो गया, तो प्रकाश के मुड़ने का नियम, जब जब क्या, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, कि अभिलंब की तरफ मुड़ती है, अभिलंब की दूर मुड़ती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। दोनों नियम अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, अलग अलग नियम है। ये प्रकाश के मुड़ने का नियम है, करवाया हुआ है मेरा। हाँ, वर्तन का मतलब होता है प्रकाश की दिशा में, मतलब जिस तरह से मान लीजिए, जैसे कि जैसे मिरर है ना सामने, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, प्रकाश आ रहा है, इसमें लड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण गई उसको बोलते हैं वर्तित किरण, और जिस सरफेस पे टकराई उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, जिस सरफेस पे टकराई उसको बोलते हैं अभिलंब। आगे देखिए, मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बोलिए कौन सा? लेंस। कौन सा टॉपिक? लेंस। लेंस में क्या होता है बोलिए थोड़ा? लेंस कितना प्रकार का होता है? 3 तो मत बोल दीजिए कोई भूल से भी। उत्तल लेंस में कोई गोलीय लेंस ये सब नहीं होता है। लेंस मतलब लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, 2 तरह का लेंस हो गया। और बोलिए, इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उपयोग पढ़ लीजिएगा बाबू। क्या पढ़ लीजिएगा? उपयोग पढ़ लीजिएगा, भूल से भी उपयोग मत छोड़िएगा। चलिए हम आपको उपयोग पढ़ा देते थोड़ा सा, ठीक है ना? आइए उपयोग पढ़ा देते हैं।
जल्दी उतारिए जिसको उतारना है। हम नहीं बोले, हम बोले तो मैंने कहा करना है बाबू उत्तल लेंस से पहले एक चीज और हम आपको बता, दर्पण पढ़ा थे ना। अच्छा, रियर व्यू मिरर किसको बोला जाता है? उत्तल दर्पण को। उत्तल नहीं, सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बार बार बोल ले। उत्तल दर्पण को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। कौन सा मिरर? रियर व्यू मतलब गाड़ी का दरवाजा पे जो मिरर रहता है ना, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। भूल से मत भूलिएगा, रियर व्यू मिरर, ठीक है ना। रियर व्यू मिरर गाड़ी का दरवाजा पे जो रहता है, ठीक है ना, रियर व्यू मिरर, ठीक है। एटीएम में यूज होता है ये, ठीक है। और सनग्लास, जो हम लोग धूप से बचने के लिए सनग्लास पहनते हैं, उसमें ये वाला मिरर यूज होता है, उत्तल, ठीक है। अब कॉन्केव का बता दे रहे आपको। शेविंग के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं अवतल। अवतल ई लेंस पढ़ा रहे, थोड़ा लेंस तो मत, थोड़ा दर्पण, तो टॉपिक 2-3 चीज छूट गया था, उसको कवर करा दे रहे। उत्तल में हो गया रियर व्यू मिरर। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग में, वहां उपयोग छूट गया था बोलना मेरे से, इसलिए कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए मेरा कहने का मतलब। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पे हो जा रहा तुम्हारा शेविंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। शेविंग मिरर बोलता है इसको, ठीक है, शेविंग करने के लिए। टेलीस्कोप में जो होता है, टेलीस्कोप, चंदा मामा को जिससे देखते हैं, ठीक है ना, टेलीस्कोप, 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 ठीक है। आई थिंक इतना आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। उत्तर को बोलते हैं रियर व्यू मिरर, अवतल को शेविंग मिरर या टेलीस्कोप, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, नहीं पता, मिटाए मिटाए। शेविंग और टेलीस्कोप मार दो ना, अपना भाषा में मार दो ना, समझना किसको है? समझना तो तुम्ही को है। साइन वाइन कर दो अपना वहां पे। चलो चलो चलो, लेंस लेंस, हेलो एवरीवन, लेंस। चलो हम अपना तुमको नोट से करा रहे, ठीक है। लेंस का बुक में थोड़ा अगड़म बगड़म लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश का मुड़ने का नियम हो गया। लेंस किसे कहते हैं? देखिए देखिए, हेलो एवरीवन, लेंस किसे कहते हैं? दो गोलाकार सतहों से घिरे, बात नहीं हो, थोड़ा सा टॉपिक है। दो गोलाकार सतहों से घिरे किसी पारदर्शी माध्यम के भाग को लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, भूलते भी मत भूलिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को क्यों कहते हैं? बताएंगे रीजन? बोलिए ना, क्यों कहते हैं? मैंने अभी बताना होगा। अब सारी बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए हम पहले आपको बताते हैं, ठीक है ना। हेलो, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें वर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। वर्तन के पश्चात जब वर्तन घोर कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होता है, वो किसी एक बिंदु पर आके प्रकाश की किरणें मिल जाती है, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अच्छा, उत्तल लेंस का डायग्राम देख लीजिए। उत्तल लेंस कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। ये वापस 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, इसको बोलते हैं बाबू उभय उत्तल,
उभय उत्तल। उसके बाद इसको बोलते हैं समतोत्तल। क्या बोलते हैं? समतोत्तल। और इसको क्या बोलते हैं? अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल। ये बाबू हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कंप्लीट हो गया। और उत्तल लेंस में कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता? आया तो इतना में उड़ जाएगा क्वेश्चन है अगर आ गया उत्तल लेंस में। ठीक है ना। अब आइए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अच्छा, उत्तल लेंस किसे कहते हैं नहीं बोले ना। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। जो बीच में मोटा होता है और किनारे में बाबू पतला होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। आगे देखिए, कंप्लीट है बाबू, कंप्लीट है, कंप्लीट है। चलिए आइए अवतल लेंस। अब आइए अवतल लेंस, मिटा दे रहे। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है? उसका उल्टा बोलिए ना। क्या बोलिए? उसका उल्टा बोलिए ना। जो बीच में पतला होता है किनारे में मोटा होता है, जो बीच में पतला होता है किनारे में मोटा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी तीन तरह का होता है। बीच में पतला होगा बाबू, बीच में क्या होगा? पतला होगा। देखो पतला दिखाएंगे बीच में, बीच में बाबू पतला होगा और किनारे में बाबू मोटा हो, लटाई बना दिए। चलो ठीक है, उभय अवतल। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे बाबू किनारे पे पतला, बीच में पतला होगा किनारे में मोटा होगा। यही बोले थे ना, बीच में पतला होगा किनारे में मोटा होगा। अरे सारा का डेफिनेशन नहीं याद करना, एक तो याद करो और दूसरा वाला उसका क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। समतल उत्तल, समतल उत्तल। अगला बोलेंगे, अगला बोलेंगे क्या होगा? उत्तलावतल, उत्तलावतल। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है ना, क्यों? देखिएगा, अवतल लेंस पर पड़ने वाली समानांतर प्रकाशीय किरणें वर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब मिलती नहीं है बाबू, दूसरा जगह पे आती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अगला देखिए, हो गया, कंप्लीट हो गया, डन। अवतल लेंस में और कुछ नहीं आएगा। अब आइए मानव नेत्र दृष्टि दोष। अच्छा, रेखीय आवर्धन क्या है? इंपॉर्टेंट एक तो टॉपिक, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन सुनो। रेखीय आवर्धन लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन किसको बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और किसके अनुपात को? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। वस्तु की लंबाई के अनुपात को। इतना ही आंसर बुक पे भी नहीं लिखा होगा। रेखीय आवर्धन सुने होंगे आप लोग। रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई को लेंस से बने, बाबू एक वर्ड लगाना होगा, लेंस से बने, लेंस से बने, लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। खत्म, लेंस खत्म हो गया। दृष्टि दोष आप लोग जानते हैं अच्छे से, शॉर्ट साइडनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष नहीं बाबू, निकट की दृष्टि क्या बोले? फिर से बोलो, ट्राई करो, बोलो ना, सही बोल दो। जब तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? शर्मा गए क्या? चलो आगे। वह दृष्टि दोष है, हेलो एवरीवन, वह दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बहुत इजी है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। गलत बोल दिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। चलिए आगे बोलिए। खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया। वर्ण विक्षेपण, अगला टॉपिक, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरणें, बाबू वर्ण विक्षेपण नया टॉपिक, वर्ण विक्षेपण। और 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5 चैप्टर वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, याद रखिएगा।
वन विक्षेपण से किन किन 7 रंगों में विभक्त होती है? वन विक्षेपण किन किन 7 रंगों में विभक्त होती है? बोलेंगे थोड़ा। विपजियोर, क्या बाबू? विपजियोर, विपजियोर। हिंदी में बोले तो बैनैनी पिनाला, बैनैनी पिनाला, बैनैनी पिनाला, बैनैनी पिनाला, विपजियोर, ठीक है ना। बी फॉर वॉयलेट, बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, डी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। हिंदी में याद करेंगे बैगनी, बैनैनी। ह से हरा होगा, पी से पीला होगा, ना से नारंगी होगा, ला से लाल हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गया? 1 2 3 4 5 और दूधो क्या बनाए थे? बैनैनी पिनाला, नीला बाबू, नीला हो गया। तो आ रहे को न से नहीं, बैनैनी पिनाला सारा बोल दिए। येलो, नारंगी बोल दिए, ब्लू ये हो जा रहा और इंडिगो नीला हो जा रहा। इंडिगो मतलब नीला होता है और कहा छोड़े है? बोलो ना। जी फॉर ग्रीन, हरा बोल दिए, ग्रीन बोल दिए, पीला बोल दिए, संतरा, ऑरेंज छोड़े हैं तब तो ठीक है। टॉपिक खत्म, ठीक है, छोड़ दो, टॉपिक खत्म। इंग्लिश में करो, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता था हिंदी में किए थे, हमको मालूम है, अभी तो हमको ध्यान है, ठीक है ना। बैनैनी पिनाला एक के बारे मारे थे पूरा। विपजियोर हो गया ना। चलिए चलिए आगे, चलिए आगे, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वर्डपट क्या है? हेलो एवरीवन, वर्डपट क्या है? वर्डपट कितने प्रकार का होता है? तो जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसके सामने अगर सफेद रंग का एक पर्दा गिरा देंगे तो एक पट्टी बनेगा, जिसे हम लोग एक पट्टी में आकृति बना से वर्डपट कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब वो वर्डपट जिसमें विभिन्न रंगों के प्रकाश की किरणें अलग अलग और स्पष्ट दिखती है। शुद्ध का मतलब एकदम स्पष्ट दिखेगा, लाल मने लाल, गुलाबी मने गुलाबी, ठीक है, इससे एकदम, ठीक है ना। अशुद्ध का मतलब एक दूसरे से मिश्रित दिखेगा, एक दूसरे से मिक्स्ड दिखेगा, उसको अशुद्ध बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्डपट और अशुद्ध वर्डपट खत्म हो गया। एक वर्णवरी और बहुवर्णवरी क्या है? तो सुनिएगा, सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन 7 रंगों को अलग अलग, ये जो 7 गो रंग है ना बाबू, इसी को बोला जाता है एक वर्णवरी। क्या बोलते हैं? एक, हिंदी में लिख दे रहे, एक वर्णवरी। जो 7 रंग में विभक्त है, 7 रंग को हम लोग एक वर्णवरी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर आ रहा है? चलिए, नहीं क्लियर आएगा टोक दीजिएगा, ठीक है ना। आगे, बहुवर्णवरी किसको बोलते हैं? जब प्रकाश विभिन्न रंगों में मिश्रित हो जाता है। जैसे मान लो विपजियोर में क्या बाबू? पहला वॉयलेट, पहला बाबू वॉयलेट। वॉयलेट क्या होगा? येलो के साथ मिक्स हो गया, येलो के साथ क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो इसको एक वर्णवरी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बहुवर्णवरी। क्या बोलेंगे? बहुवर्णवरी, ठीक है ना। प्राथमिक रंग, लास्ट है कुछ बाबू, लास्ट है। दो क्वेश्चन और बस, चैप्टर खत्म हो गया। प्राथमिक रंग और पूरक रंग क्या? प्राथमिक या मौलिक रंग किसको बोलते हैं? सुनिएगा, वे रंग जिनके मिश्रण से अन्य रंग उत्पन्न किए जाते हैं। बात नहीं बाबू, एक रंग जिनके उपयोग से अन्य रंग उत्पन्न किए जाते हैं उनको प्राथमिक रंग बोलते हैं या मौलिक रंग कहा जाता है। जैसे लाल, हरा, ये जो विपजियोर है ना, ये लोग को बोलते हैं प्राथमिक रंग। क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। जिनके उपयोग से दूसरे रंग बनाए जाते हैं उनको प्राथमिक रंग बोलते हैं। और पूरक रंग, 2 रंग जिनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से सफेद रंग उत्पन्न होता है। पूरक रंग बाबू, पूरक रंग। पूरक रंग किसको बोलते हैं? पूरक रंग। प्राथमिक तो समझ में आ गया, ये लोग सब विपजियोर, ये लोग पूरा विपजियोर, ये लोग प्राथमिक रंग, इनको बोलते हैं एक वर्णवरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। लाल और कंप्लीट हो गया। पूरक रंग किसको बोलते हैं? 2 रंग, कोई भी 2 रंग लेके आ जाओ, अलग अलग अनुपात में, कोई भी अनुपात में लेकर आओ। एनी 2 कलर, पहला कलर फर्स्ट कलर प्लस सेकेंड कलर, 2 कलर को मिलाओ, क्या बनना चाहिए? व्हाइट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? व्हाइट बनना चाहिए। उसको पूरक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक रंग बोलेंगे। बोलो कौन कौन सा पूरक रंग होगा? नारंगी, नारंगी प्लस आकाशी नीला,
नारंगी प्लस आकाशी नीला कौन सा रंग बनाएगा बाबू? सफेद बनाएगा। क्या बनाएगा? सफेद बनाएगा। आगे देखो, पीला प्लस नीला क्या बनाएगा? सफेद बनाएगा। पीला प्लस नीला क्या बनाएगा? सफेद बनाएगा। क्या बनाएगा? सफेद बनाएगा। चलिए बाबू, सफेद बनाएगा। हाँ जी बाबू, पूछेंगे। सूर्य उगता तो लाल क्यों होता है? क्या? सूर्योदय के समय लाल क्यों होता है? नहीं, कलर में मिलाता है वो, लाल उसके पीछे भी प्राथमिक रंग का ही योगदान है। नहीं पूछे दिखता है। क्यों दिखता है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते समय सूर्य का रंग आपका लाल क्यों दिखता है? प्राथमिक रंग के कारण ही दिखता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य लाल क्यों दिखता है। आपके बुक में आंसर है, लास्ट में चल जाइएगा, इधर लास्ट में आपका 5वां चैप्टर का लास्ट में ये टॉपिक पे डिस्कशन है। सूर्य लाल क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है, ये सब है। आप जाइएगा, आराम से देखिएगा। सूर्य लाल क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है। ठीक है ना, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। चैप्टर का लास्ट नंबर पेज में चल जाना खाली, इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष कर लीजिएगा आराम से। चैप्टर 5 डन, बड़ा चैप्टर निकल गया। आइए, मतलब और भी है बड़ा, अभी चिंता मत कीजिए। चैप्टर 5 में न्यूमेरिकल्स है, उसको अभी नहीं करा रहे। चैप्टर 6 में आ जाइए। क्या? प्रकाश तरंग अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का कर लेंगे प्रकाश तरंग। ठीक है ना। बाबू एक और चीज भूल रहे थे कराना, 6 चैप्टर से पहले एक और चीज, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं? मायोपिया। मायोपिया याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? हाइपर माइट्रोपिया। हाइपर क्या बोलेंगे? बोलेंगे एवरीवन, हाइपर माइट्रोपिया। कंप्लीट है बाबू, कंप्लीट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 चैप्टर, आइए 6 चैप्टर 6, आइए चैप्टर नंबर 6, आइए चैप्टर नंबर 6 पे आपका कमांड बनाते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा बाबू, विद्युत धारा। आइए विद्युत धारा, आइए विद्युत धारा, 6 चैप्टर। फालतू बात नहीं। चलिए चैप्टर 6, चलो आइए चैप्टर 6, कूलम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाली टॉपिक लिख दे रहे, घर में कर लीजिएगा। कूलम का नियम, विद्युत विभव से क्या समझते हो, ये सब टॉपिक अच्छा समझो, टॉपिक लिख दे रहे। विद्युत विभव, बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा। जब तक ठीक है, जब तक सही लग रहा सही है, ज्यादा हो जाने से फिर दिक्कत हो जा रहा। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, टॉपिक ये सब याद कर लीजिए घर में जाके ना, काम तमाम हो जाएगा। विद्युत विभवांतर, ये दोनों में डिफरेंस भी कर लेंगे बाबू। डिफरेंस हम कराए हुआ, ऑलरेडी कराया हुआ आप लोग को। विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में डिफरेंस, अंतर कराया हुआ आप लोगों को। आप लोग तो 6 चैप्टर से पूरा क्लास किए हो आप लोग।
ठीक है। विद्युत धारा, एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट। जाके घर में सिर्फ परिभाषा पढ़ लीजिएगा जाके और याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध, अर्धचालक, अतिचालक। अच्छा वे 9 तारीख को नहीं पढ़ेंगे क्या? काहे नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, काय चिंता करें। कौन है, काय उधर, कौन सर बोला? उनका बात मानेगा ना कोई? स्कूल में क्या बोले, अब छोड़ो हटाओ। बाकी है, रुक जाओ एक सेकंड। अर्धचालक, अतिचालक। लुप्त वोल्ट, सब कराओ बाबू, खाली जाके पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है, सब टॉपिक पढ़ लेंगे, आएगा फिक्स है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, या देखिए प्रतिरोध अलग चीज है, प्रतिरोधकता अलग चीज है। विद्युत चालक, विद्युत अचालक, ठीक है। हाँ जाइए, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जाइए ना, कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप हम भेज देगा, वीडियो भेज देंगे, देख लीजिएगा, ग्रुप में है ना आप, चाहिए देख भेज देगा। कल टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे टेस्ट, उस हिसाब से पेपर फिर बनेगा। हाँ कल वही आपका 4 बजे से टेस्ट है, 4 से 4:30, ठीक है, तो फिर जीरोक्स होगा ना, फिर उस हिसाब से बोलिए, फिर बोलिए बोलिए, बोलेंगे तो जीरोक्स होगा, नहीं बोलेंगे नहीं होगा जीरोक्स, आप बताओ, ठीक है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। बोर्डे का पेपर बनेगा, सारा क्वेश्चन बोर्डे का रहेगा। जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए, 12 हो गया। हाँ और रुको ना, लाइन हम टॉपिक बता रहे, टॉपिक पे जा घर में पढ़ लेना, काम खत्म। 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, मिटा दे। देख लीजिएगा ग्रुप पे, आप लोग है, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके, चलो। तेरह नंबर जूल का नियम, कूलम हो गया बाबू, टॉपिक बता रहे, घर में जाकर सिर्फ पढ़ना है। ओम का नियम, बीओटी या किलोवाट आवर, नहीं लिखाया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। एलईडी सीएफएल, ये सब टॉपिक पढ़ना जाके घर में, सब टॉपिक, क्या टॉपिक। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के मुट्ठी का नियम जो है, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। आठ लिखे, लिखे फट से लिखे, जल्दी लिखे, इसका सूता शेष हो रहा। फ्लेमिंग का नियम, ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
वही है ना नहीं, वो अलग है। फ्लेमिंग का नियम, हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं इसको। फ्लेमिंग का नियम जो है बाएं हाथ का नियम है। फराडे का नियम, सब नियम करना। वो लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का नियम दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेंज का नियम, ये सब लग रहा है खेल। हाँ, फराडे का दूसरा नियम है, मालूम है ना? ठीक है, चलिए थोड़ा इसका हम इसको थोड़ा सा हम खाना वाना खिला दे इसको, थोड़ा तो दिक्कत हो जाएगा इसको। 20 को टॉपिक है, खाली 20 को टॉपिक जाकर पढ़ लीजिएगा। 6 चैप्टर, खाली 20 को टॉपिक जाकर पढ़ लीजिएगा। और कुछ 6 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया है, सॉरी थ्योरी खत्म हो गया। रुक जाओ, बढ़ाओ मत, रुक जाओ। हड़बड़ा रहे हो झूठे मुझको। बात नहीं। अच्छा, 1 से लेके 12 तक में कितना तो नियम था? खाली पहला ही नियम था ना, कूलम का नियम। हाँ, कूलम का नियम ना, तो नियम देख लो 6 चैप्टर में कितना नियम करना है। जूल का नियम, ओम का नियम, राइट एंड थंब रूल, फ्लेमिंग, फराडे, लेंज, और एक था कूलम। 7 को नियम है बाबू, 7 को तरह का नियम है। अब इसके अंदर ही पार्ट है। जूल का 3 तो नियम है, पता है ना? उसके बाद आपका फराडे का 2 नियम है, ठीक है? इस सब आपको पढ़ना है बुक में जाके, ठीक है? तो 1 से लेके 12 तक में हो गया वो, ठीक है? 7 को टोटल 6 चैप्टर का नियम है। एक बॉयज और चार्ल्स का नियम है, मतलब यहाँ 9 नियम हो जा रहा। माता में रख के सब नियम, जितना नियम है सब लर्न कर लेना बाबू। 6 चैप्टर में बस ये हो जा रहा है, ठीक है? प्रतिरोध, चलिए पट से हो गया बाबू, हो गया। तो इकाई जो है ना, इकाई हम आपको इकाई का फोटो भेज देगा। क्या भेज देगा? फोटो भेज देगा, ठीक है ना? इकाई का हम आपको फोटो भेज देगा, कर लेंगे। उससे बाहर इकाई नहीं आने वाला, ठीक है ना? पूरा एकदम भयानक नोट्स बनाया हुआ मेरा, ठीक है ना? इकाई का बेटा दे 1 से लेके 8 चैप्टर तक सबका इकाई लिखा हुआ उसमें, ठीक है ना? देखे थे पीला रंग का, ठीक है ना? एक सेकंड रुकिए, उसको लेकर आते दिखा दे आपको, ठीक है ना? पूरा उसमें सारा नियम लिखा हुआ है। नियम बोल रहे, माफ करिए, इकाई। स्टार्ट हो गई, ठीक है? कितना मिनट हुआ है? 1 घंटा कितना मिनट हुआ है? चलिए, हेलो, खत्म हो गया 6 चैप्टर। इकाई पे बात नहीं कर रहे, फोटो उठा के भेजेंगे, सब खत्म। एक फोटो, सब इकाई खत्म, ठीक है? इकाई कर लेंगे, ठीक है ना?
मैं बोलिए टेलीग्राम पर लिंक हम कुछ बोलिएगा। टेलीग्राम वाला लिंक हम भेजेंगे, अभी भेजे नहीं है, ठीक है। कौन सा? नहीं नहीं, अलग ग्रुप वाला आईडी देंगे तुमको, अपना का पर्सनल आईडी क्यों देंगे, ठीक है ना। 7 चैप्टर आइए, 7 चैप्टर छोटा चैप्टर है 7 चैप्टर 5 मिनट का। 7 चैप्टर मतलब 5 मिनट का चैप्टर। और फिर 8 में तैयार रहिए आप लोग, ठीक है ना। नहीं 1 घंटा नहीं डालेंगे, आधा घंटा में निपटा देंगे पूरा 1 चैप्टर। हाँ वो ठीक है, आप क्या टेंशन ले रहे हो, सिर्फ पॉइंट बताएं, खाली घर में आकर पॉइंट पढ़ना है बस। रेडियो धर्मिकता, रेडियो सक्रियता किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज किसने की थी? अच्छा, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सुनिएगा। चैप्टर नंबर 7 बाबू, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर में चैप्टर है पूरा, ठीक है। रदरफोर्ड ने, किसने बाबू? रदरफोर्ड ने 1902 में रदरफोर्ड ने आपका रेडियो पदार्थ का खोज किया था। किसने किया था? रेडियो पदार्थ। कितने तत्व होते हैं बाबू? 3 तो, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का बाबू तुलना पढ़ लीजिएगा। आप सभी के बुक में एक तो चार्ट या टेबल होगा ही होगा, तीनों का तुलना पढ़ लीजिएगा। मतलब अंतर, कहने का मतलब अंतर, ठीक है। कौन कौन से पदार्थ को रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए बोलिए, यूरेनियम बोल रहे हो? हाँ बाबू सही है, यूरेनियम है। और आगे बोलिए, रेडियम है। और बोलिए, ठीक है बाबू सही बोल रहे हो एकदम, ठीक है। आगे देखिए, अल्फा के बारे में 5 लाइन जरूर से पढ़िएगा, हम आपको दिखाया सबको। अल्फा के बारे में 5 लाइन, बीटा के बारे में 5 लाइन, गामा के बारे में 5 लाइन, वो जरूर से कर लीजिएगा। रदरफोर्ड, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे बीमारी में होता है, कैंसर में भी होता है इसका। जो केमो दिया जाता है ना, केमो, सुनो, केमो किसी को दिया जा रहा है, केमो, जिसको कैंसर होता है ना, उसको केमो दिया जाता है, ठीक होने के लिए उसको केमो दिया जाता है। तो केमो भी आपका रेडियोधर्मी पदार्थ है। जो नहीं ले पाता है केमो, और स्पॉट डेड हो जाएगा, ठीक है ना। स्पॉट डेड हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है, बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेपर बनाने में, प्लास्टिक मेटल शीट बनाने में, ये सब बुक में लिखा हुआ है, उपयोग पढ़ लीजिएगा। अल्फा के बारे में, बीटा गामा के बारे में 5-5 लाइन जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर से। जो ये न्यूक्लियर ऊर्जा है ना बाबू, इसी का 2 पार्ट है। एगो पार्ट का नाम है न्यूक्लियर फिजन, और एगो का पार्ट का नाम है बाबू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर ऊर्जा का 2 पार्ट है, तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, याद रखिएगा। 7 चैप्टर खत्म, 7 चैप्टर में और कुछ नहीं है। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल साइंस, ओके, लास्ट चैप्टर, मतलब 1 से 7 एक तरफ और चैप्टर 8 एक तरफ, ऐसा चीज है। आइए बाबू, चैप्टर 8 पे कमांड बनाएंगे। प्रत्येक यूनिट में आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। पहले 8.1, वेयर इज माय मोबाइल, वही पे देखता है, बात कर कुछ बोलने कोई क्या?
साजिदा का 5 पेज दिया फिर काढ़ो होता 5 पेज देखना फिर बच्चा आइए बाबू 8.1 क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर 8 कोई टाइम दे ना 20 एलिमेंट का नाम बताएंगे आप? कौन बताएगा? इधर आके बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? सत्रह क्लोरीन। ठीक है। नहीं नहीं ना 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 ऐसे क्लोरीन का बताओ। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार? 35 होता है। ठीक है। आर्गन का बताओ। 36 में होता है। 39 होता है। पोटेशियम का बताओ। 39 ही होता है। देखो ना देखो थोड़ा सा में डिफरेंस होगा। 39 दोनों 39 ही है। हाँ दोनों 39 ही है। 20 का जो है वो 40 है। वो दोनों 39 है। ध्यान रखना आर्गन और पोटेशियम दोनों 39 है। ठीक है। चलिए 8.1 हेलो एवरीवन। 8.1 हेलो एवरीवन आइए। इस 8.1 पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? रो की कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? अरे हैरो नहीं बोल रहा। इसका मतलब होता है रो। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। कॉलम। क्या होता है बाबू? ठीक है। रो को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज कतारे। क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतारे। बात नहीं बाबू प्लीज डिस्टर्ब हो जा रहे। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कतारे। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर कतारे। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कतारे। क्षैतिज कतारे को फिजिक्स का भाषा में क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। आवर्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। चलिए आवर्त सारणी का उद्देश्य जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंदर पढ़ना क्या क्या सुनिएगा ध्यान से। आवर्त सारणी बाबू इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना लिख दे रहे? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पढ़ लीजिएगा। डोबरमेयर का त्रियक पढ़ लीजिएगा। डोबरमेयर का त्रियक। डोबरमेयर का त्रियक। आवर्त सारणी। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मालूम है ना? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को आपका परमाणु संख्या कहते हैं। डोबरमेयर का त्रियक क्या है? 1817 इसलिए डोबरमेयर ने कुछ विशेष तत्वों के साथ 3-3 के समूह में बांट कर यह बताया कि प्रत्येक समूह के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। बाबू भूल से भी मत भूलिएगा। कौन बोलेगा इसका दोनों का परिभाषा? मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम बोलिए ना। आइए यहाँ पर कैमरा का सामने बोलिए। सुनिए मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एगो क्या है? उनके परमाणु द्रव्यमान के और एगो क्या? उनके परमाणु संख्या के। यही आपका मेंडलीव और आधुनिक का मेन डिफरेंस। ठीक है ना? अच्छा कुल आवर्त कितना होता है?
कुल आवर्त कितना होता है बाबू? अच्छा ये ऊपर लिख दे, यहाँ नहीं लिखे। कुल आवर्त कितना होता है? कुल आवर्त कितना होता है बाबू? 7 है बाबू। कितना है? 7 है। वर्ग कितना बाबू? 9 है बाबू। उपवर्ग कितना है? वेरी गुड। उपवर्ग कितना है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर बोला गया है? बोलिए बाबू। मोस्ले के ऊपर। किसके ऊपर? मोस्ले बाबू। आधुनिक वाला रूल कौन बनाया है? मोस्ले भैया। कौन? मोस्ले भैया। चलिए एक ऐसा वर्ग बताओ ना, एक ऐसा वर्ग बताओ ना जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों पाया जाता है। एक ऐसा वर्ग बताओ ना जिसमें तीनों ठोस द्रव गैस पाया जाता है। 7A। 7A। खाली बाबू एग्जाम से पहले 2x लगा के वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार, ठीक है? सब रिवीजन क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर 2 घंटा का होगा तो 1 घंटा में निपट जाएगा। 1.5 घंटा का तो आपका कितना 75 मिनट में निपट जाएगा। 2x लगा के सुन लीजिएगा। 7A। एक ऐसा वर्ग बताओ जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों रहता है। 7A क्या है बाबू? चलिए क्षारीय धातु। अब देखो सब धातु का नाम, सब वर्ग में जितना जितना धातु रहता है। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हेलोजन, सब लिखाया गया मालूम है ना? पुराना चीज को फेंके नहीं होंगे तो होगा आप लोगों के पास। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस पढ़ लीजिएगा। सबका हम ग्रुप लिख दे रहा, बस सबका हम ग्रुप लिख दे रहे। क्षारीय धातु बाबू 1A में पाया जाता है। क्षारीय मृदा धातु 2A में पाया जाता है। वेरी गुड। हेलोजन बाबू 7A में पाया जाता है। निष्क्रिय किसमें पाया जाता है? अच्छा निष्क्रिय को आदर्श गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदर्श गैस भी बोला जाता है, ठीक है? 0 वर्ग बाबू, 0 वर्ग, 0 वर्ग निष्क्रिय गैस किसमें पाया जाता है? 0 वर्ग में, याद से, ठीक है? चलिए इन लोग का एग्जाम्पल कर लेंगे। क्षारीय का 2-3 एग्जाम्पल बोल दे रहे। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। क्षारीय का, क्षारीय मृदा का एग्जाम्पल भी लिख दे। हाइड्रोजन बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका बोले बाबू बेरिलियम। क्या? बेरिलियम। इसका बोलेंगे बाबू सब लास्ट में इन आएगा। इन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। और इसमें आएगा बाबू हीलियम, हीलियम, नियॉन। और भी है 118 एलिमेंट है ना टोटल, उतना क्या लिखेगा? 7A में बाबू, हेलो एवरीवन, 7A में कौन रहता है? 7A में कौन रहता है? हेलोजन। हेलोजन में ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है, गैस भी रहता है। तो सुनो ना, ठोस का नाम बताओ ना। ठोस में कौन कौन रहता है? ठोस का नाम बताओ ना। फ्लोरीन, कौन बाबू? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ठोस है। द्रव का नाम बताओ ना, द्रव का नाम बताओ ना। ब्रोमीन, क्या बाबू? ब्रोमीन। और गैस का नाम बताओ ना, गैस का नाम बताइए ना। गैस का नाम आयोडीन, गैस का नाम आयोडीन। देखिए ये कॉमन है, इसमें लास्ट में इन लग रहा है, ठीक है ना? तो हेलोजन पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। सब भयानक नोट से, भयानक नोट फंसेगा ऐसा ना। अगला बोलिए, परमाणु किसे कहते हैं? ये हम लोग का 9 नंबर टॉपिक हो जा रहा। और 8.1 में इससे ज्यादा और कुछ आशा का शंका भी मत कीजिएगा, ठीक है ना? परमाणु बाबू, परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए खत्म हो गया 8.1। जल्दी उतार लीजिए, जल्दी 1 मिनट में उतारेंगे फट से। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। आइए 8.2 8.2 में आ जाइए। हेलो एवरीवन, 8.2 में आ जाइए। चलिए
हेलो 8.2 में आइए। कार्बन डॉट स्ट्रक्चर, किसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाने आएगा बना लेंगे। चलिए बोले तो नहीं, थोड़ा वो हार्ड वाला बोलेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का परमाणु बल कितना होता है? क्या बात कर रहा जी, फ्लोरीन का तू क्या बोल रहा? फ्लोरीन पूछा रे भाई, क्लोरीन नहीं पूछा। 9 होता है, कितना होता है? 9 होता है। ग्रुप कैसे बनेगा? 2,7। प्रोटॉन बाबू नॉट है, और आपका न्यूट्रॉन भी कितना है? अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों के अंदर, सॉरी, परमाणु के अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। 2 और 7 बाबू, 2 और 7, 2 और अगला में 7 गुण रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, फुल कवर हो रहा बाबू, फुल कवर, ठीक है ना। फ्लोरीन हो गया, खत्म, और नहीं करते, ठीक है। कैल्शियम अगर बोलेगा तो बाबू, कैल्शियम अगर बोल दिया तो कितना होता है? 20 होता है ना। अणु बार में जाइएगा, परमाणु बार में मत चल जाइएगा। किस में जाइएगा? या परमाणु संख्या में जाइएगा, ठीक है। बोलिए बाबू, बोलिए। 2 8 8 2। चलिए, मैक्सिमम कितना रहता है एक ठो में? पहला वाला मैक्सिमम 2 रहता है, और फिर अगला वाला मैक्सिमम 8 रहता है, ठीक है ना। ये होता है कार्बन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन डॉट स्ट्रक्चर। मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे। फिजिक्स का पेपर बहुत तगड़ा बीतता है, जल्दी बीतता है, और आंखों में आंसू एकदम रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम लोग टाइम ऐसे नहीं करते। आइए, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला बोलिए, विद्युत संयोजी बंधन। पुराना चीज याद दिला देंगे आप लोगों को। चलिए, विद्युत संयोजी बंधन जो जनवरी फरवरी में पढ़े होंगे, वो आज पढ़ रहे फिर से वापस 1 साल बाद, फरवरी महीना में। सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। आइए, विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, इन लोगों के बारे में पढ़ लेंगे बाबू। विद्युत संयोजी, सहसंयोजी। इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे, खाली बेसिक कुछ नहीं लिख पाएंगे। NaCl, सोडियम क्लोराइड। MgO, सहसंयोजी बंधन में HCl, और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। सहसंयोजी बंधन खत्म हो गया, खत्म। इसका डेफिनेशन बस पढ़ दे रहे, बस पढ़ दे रहे। देखिएगा, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है उसे विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं, या आयनिक बंधन कहते हैं। इसका एक और क्या नाम है? आयनिक बंधन, याद रखिएगा। इसका एक और क्या नाम है? आयनिक बंधन, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। और सहसंयोजी बंधन क्या है? वो रासायनिक बंधन जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आपसी साझेदारी से बनता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आपसी साझेदारी से बनता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आपसी साझेदारी से बनता है। कंप्लीट हो गया वो, ठीक है ना। उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कंप्लीट। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन डॉट स्ट्रक्चर खत्म। अब आएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जी जी जी, इसमें दोनों पढ़ लिए। अब इसके अंदर फिर दो पढ़ेंगे, विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। इसके अंदर विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन ई जो था, ये कार्बन डॉट स्ट्रक्चर था, खत्म हो गया दोनों। अब आएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दोनों, विद्युत संयोजी बंधन और बाबू सहसंयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, बहुत भयानक वाला, ठीक है ना। एक धातु लेना है, वो धातु लेना है, ऐसे बनाना है इसको स्ट्रक्चर, देखिएगा। चलिए, MgO एक एग्जांपल उठाते हैं बाबू। MgO नहीं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। बोलेंगे NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। आप लोग का सबसे प्यारा NaCl। पूरा नाम क्या हुआ NaCl का? जल्दी बताइए।
इंग्लिश में कोई नहीं लिखेगा, हिंदी में लिख के दिखाइए। हाँ, वो टेक्स्ट तैयारी करेगा, कहाँ हिंदी है कहाँ इंग्लिश है। सोडियम क्लोराइड हम लोग का पसीना में क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड। हम लोग का पसीना में क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड। नमक में क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड। नमक में क्या मौजूद है? सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। चलिए, अब बोला टाटा नमक की कौन सा नमक? अरे यार गजब है यार तुम, कौन सा नमक है हम बता। टाटा नमक की देख लीजिए कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। एक ई धातु है बाबू, ये अधातु है। इसका मतलब ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब कि एगो धातु लेना है और एगो अधातु लेना है, एगो धातु लेना है और एगो अधातु लेना है, ठीक है। जानते थे क्या आप? एगो धातु लेना है और एगो अधातु लेना है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा? सोडियम क्लोराइड का पूरा पूरी बोले ना। सोडियम बाबू, सोडियम में कितना होता है? जब वो वाला कर रहे थे कार्बन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ धातु ले रहे थे। क्या ले रहे थे? सिर्फ धातु ले रहे थे। खाली सोडियम है तो सोडियम, क्लोरीन है तो क्लोरीन। इसमें धातु प्लस धातु दोनों लेंगे। इसका सोडियम में कितना होता है? 281, यही होता है ना बाबू, यही होता है ना। तो सबसे बाहर वाला होगा वो वाला शो कर देंगे, तो सबसे बाहर वाला होगा वो वाला शो कर देंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलता है सबसे बाहर में जो तुम्हारा है वो मेरा है, सबसे बाहर में जो तुम्हारा है वो मेरा है। सोडियम में हो गया। क्लोरीन में कितना जाएगा बोलेंगे ना? क्लोरीन का कितना होता है? 287। क्लोरीन में कितना होता है? 287, 17, 17 माने कितना? 287। कितना को शो करेंगे? 7 को शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को शो करेंगे, ठीक है। और तरीका देखिए लिखने का, तरीका देखिए ना, तरीका देखिए ना, 9Na+Cl- ये होगा तरीका लिखने का, ठीक है। एक और दिखा देते, चलिए। नहीं और नहीं दिखाते, समझ गए ना। ई हो गया बाबू हम लोग का, ई हो गया विद्युत संयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन के अंदर में इस तरह से आपको शो करना है। अब एक सहसंयोजी बंधन दिखा दे रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है। लुईस डॉट, फिर से बोल रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर में विद्युत संयोजी बंधन ऐसे रेडी होता है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर में अब हम सहसंयोजी बंधन दिखाएगा आप लोग को। जल्दी बाबू जल्दी, फट से, क्या बोले? फट से। हाँ थोड़ा स्टॉप कीजिए तो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर में सहसंयोजी बंधन, कौन सा बंधन? नहीं वैसे शो कराना आपको, हाँ मतलब एरो आपको शो करना होगा कि दोनों तरफ से उसको, ठीक है, शो कराना होगा, सिर्फ आपको शो करा देना है, बस शो करा आइए सहसंयोजी बंधन, कौन सा बंधन? सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन होने ना स्टार्ट है। चलिए आइए सहसंयोजी बंधन, इसमें हम आपको CH4 का दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं? CH4 का। तो बाबू C और H4, अब H4 इसमें कैसे शो करना है? देखिए इसमें अब तगड़ा वाला झमेला है। H4 है ना, जो 4 यहाँ शो करना है आपको, ठीक है। ये आपका सहसंयोजी बंधन। तो कार्बन का कितना होता है? 2 और 4, यही ना होता है, तो 4 को शो कर दे रहे। और ये हाइड्रोजन कितना होता है? गिट होता है, एक तो शो कर दे रहे, हो गया खत्म। प्लस प्लस लिख देंगे और ऐसे शो कर देंगे। आपका सहसंयोजी बंधन है। सहसंयोजन का मतलब होता है परमाणु की आपसी साझेदारी से। तो आपका हो जाएगा कार्बन बाबू और आपका CH4, 4 गो हाइड्रोजन है। यही ना बनाए थे, ठीक है। ये आपका सहसंयोजी बंधन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर में। अब एग्जाम में जो आएगा वही बनाएंगे। दोनों उसमें तुमको इस तरह से देगा CH4, मतलब अधातु में कुछ, मतलब धातु के साथ कुछ देगा, पावर या कुछ देगा, उसको ऐसे शो करना है तुमको। हो गया। तो ये CH4 क्या बन गया? मीथेन बना ना फाइनली, यहाँ लिख देंगे मीथेन, खत्म। और फिर ये हो गया। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल,
इसके बाद पेरियोडिक टेबल खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया। 8.2 खत्म हो गया। अब आएंगे 8.3। सब बुक का बात है, अब सब बुक से कराएंगे। अब चलिए 8.1 तो भयानक था, करा दिए। 8.3 से लेके 6 तक आप बुक से भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बुक से आप अपना बुक से भी कर सकते हैं। 8.3 एकदम रटने वाला, एकदम पूरा लर्निंग है, पूरा लर्निंग है भाई, पूरा लर्निंग है। 8.3 में पूरा लर्निंग है। विद्युत विच्छेदन हो जाएगा, ठीक है। इसे जानते करते हैं विद्युत विच्छेदन क्या होता है, विद्युत लेपन जानते करते हैं क्या होता है। 8.3 को रट जाइएगा, ठीक है ना। 8.3 में जो ये टॉपिक है, विद्युत चालक का चालक, चालक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी देता है, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसको चालक बोलेंगे। और अचालक मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है। चालक का एग्जांपल क्या क्या होता है, बढ़िया एग्जांपल बोलिए ना, एकदम तगड़ा वाला एग्जांपल। चांदी लीजिए, चांदी, चांदी देखिए, चांदी कॉपर। ऐसे लोग हम लोग घर में मिलेगा कॉपर, ठीक है ना। अमीर उमीर करोड़पति लोग घर में चांदी लगाया होगा, ठीक है ना, लगाया होगा। ऐसा लगता है, आपको लगता है क्या, कमेंट करके बताइए। लेकिन चांदी सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। हीरा का लगाएगा रे, हीरा देखा है जीवन में कभी? तुमको कहाँ लगा था, तुम नहीं बोला था तो शांत रहता। अरे मत बोलो, मत बोलो, शांत रहो। और तुम लोग क्लास में ऐसे करेगा। हो गया 8.3 हो गया। 8.4 में आइए, थोड़ा सजेशन से देख के बताइए तो पिछला ईयर कौन सा आया था, नाइट्रोजन, अमोनिया की हाइड्रोजन। ये राज को दे दो, ये राज को दे दो, थोड़ा देख के बताओ। विद्युत विच्छेदन, विद्युत लेपन, ये सब बाबू करा दिए, इस सब में मत बोलिएगा आप कराने के लिए। 8.3 में विद्युत चालक है, हम जितना लिखा है तुमको करके चल लेना बस, ठीक है। फिर से टॉपिक का नाम लिखा दो। 8.3 में बाबू टॉपिक का डिमांड हो रहा है, पब्लिक डिमांड है, लिख दे रहे, कोई चिंता का बात नहीं है। तब तक आप देखिए कौन सा आया 8.4 के लिए, रेडी करिए नोट्स। 8.3 आइए, विद्युत चालक, विद्युत चालक और विद्युत अचालक। प्लीज बात मत करिए ना। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत विच्छेद अविच्छेद, विद्युतोध, इसी के अंदर धनोद भी है, ऋणोद भी है बाबू, प्लस माइनस लिख दे रहे, धनोद और ऋणोद। और पिछला यह देखो, पिछला यह देखो, बड़ा लॉन्ग को करना है। वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर वो पात्र है जिसमें विद्युत विच्छेदन की क्रिया की जाती है, उसे वोल्टामीटर बोलते हैं। और इसका उपयोग पढ़ लेंगे, वो विद्युत विच्छेदन का उपयोग, भूल से भी इसका उपयोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार खत्म हो गया। 8.3 में और कुछ नहीं पढ़ने का, आपको बोलेगा। 8.3 में होता है विद्युत लेपन। अब आते हैं 8.4। 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक, 8.4, 8.5, 8.6। हाँ वो वोल्टामीटर। और आपका जो मन आप पढ़ लीजिएगा, देखिए आपका कोई रोक टोक नहीं है, आपका जो मन, मेरा हिसाब से वाला पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स में बाबू दम के मेहनत करना होगा, रुला देगा पेपर, हम बार बार बोल रहे, पेपर रुला देगा, हर साल का रिकॉर्ड है, नहीं पढ़ेगा बढ़िया से। शुरुआत से बोलते हैं हम, शुरुआत से बोलते हैं, फिजिक्स रुला देगा, हम बार बार बोल रहे, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, कमांड बनागे। 8.4 जब इतना बार किसी पेपर को बोल रहे, कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा भाई, सीधा सा बात है। बोलिए बोलिए, अमोनिया, अमोनिया आ गया ना, अमोनिया छोड़ दीजिए सब।
बार भी आएगा। हैबर विधि कर लीजिएगा। जी 8.4 यूरिया का निर्माण पढ़ लीजिएगा। यूरिया का निर्माण कीप उपकरण अब स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, जिसको HCl बोला जाता है। इसका गुण उपयोग एवरीथिंग, गुण उपयोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और नाइट्रोजन का बाबू, नाइट्रोजन का H2S है, H2S ठीक है। नाइट्रोजन का पढ़ के जाइएगा बाबू, सब कुछ गुण हो गया, उपयोग हो गया, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? संपर्क विधि, हैबर विधि नहीं, इस बार संपर्क विधि हम आपको दे रहे, ठीक है। संपर्क विधि बाबू, बस 5 ठो एक ओस्टवर्ल्ड विधि। एट 8.4 खत्म, 8.4 खत्म। 8.5 जल्दी 8.5 कराएंगे अब। करें 8.5। आइए ना 8.5 कराते हैं, चलिए 8.5 आप लोग किस किस जगह से देख रहे हैं वीडियो, वो थोड़ा सा लिख के बता दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग का सेंटर कहाँ पड़ा, वो थोड़ा लिख के बता दीजिएगा। अरे हम पहुंचेंगे नहीं वहां पे, चिंता मत कीजिए, क्या करेंगे पहुंच के। कुछ टर्म्स बोल रहे बाबू, ये सब टर्म्स कर लीजिएगा। खनिज, खनिज फट से लिखे, वीडियो ज्यादा लंबा जा रहा। अयस्क, जारन, प्रदारण, प्रदारण, भूल से चीट उठ लेके मत चल जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें धातु को अयस्क से द्रवित अवस्था में निष्कासित किया जाता है, मतलब धातु को द्रव बनाया जाता है, ठीक है। टर्म्स पढ़िएगा, बुक में होगा, इंग्लिश में लिख दे। हाँ इंग्लिश में लिख, किसी का बुक में हो सकता है, कोई दूसरा हिंदी वर्ड हो, कोई दूसरा हिंदी वर्ड हो सकता है। मिनरल्स, ये दोनों में अंतर पढ़िए, हम दिखाया मालूम है ना, खनिज और अयस्क में अंतर, ये दोनों में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा बाबू। आप लोग भी नहीं मिलेगा गूगल में मार के निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, जरूर डिफरेंस करके जाइएगा। जारन, रोस्टिंग बोलते हैं इसको, रोस्टिंग। अरे भाई रोस्ट नहीं कर रहा किसी को हम लोग। स्मेल्टिंग, आगे देखो ना, फ्लक्सेस, चलिए अगला टॉपिक, आयरन का उपयोग। आयरन का उपयोग बाबू, कुछ कुछ मिनरल्स उसका उपयोग पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। आयरन का उपयोग पढ़ लीजिएगा। कॉपर का उपयोग 5 नंबर द्रावक, कॉपर का उपयोग पढ़ लीजिएगा। कॉपर के बाद जिंक का उपयोग, एल्यूमिनियम का उपयोग, अब मिश्र धातु पढ़ के जाइएगा। वो मिश्र धातु, कौन सा धातु? मिश्र धातु।
अब इसके अलावा आपको जो ठीक लग रहा है आप पढ़ के जाइएगा, हम आपको और ज्यादा प्रेशर नहीं करेगा 8.6 में। 8.5 में 10 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और आपको प्रेशर नहीं करेंगे। लोहा में मोर्चा लग जाना और भी टॉपिक है। रस्टिंग, रस्टिंग, हाँ बाबू एक टॉपिक, इसको भी नहीं भूल सकते। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लग जाना। क्या लग जाना? जंग लग जाना, इसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग, जंग लग जाने पे क्या क्या किया जाता है, क्या क्या ठीक होगा? रंगने से बाबू, रंगने से ठीक हो जाएगा। रंगने से क्या आप अपना घर रंगते हैं? लिख के दिखाइए, मतलब बताइए मेरे को, क्या इसके अलावा अपना घर रंगे? लिख के बताइए थोड़ा। अगला अगला और क्या करना चाहिए, बोलो ना थोड़ा सा। ग्रीस लगा दो, लोहा में जंग लग जाए क्या करोगे? ग्रीस लगा दो या उसको रंग दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। 3 तो बता दिए, 3 अगर आया तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जंग लगने से रोकने से क्या करे? पहला नंबर पॉइंट में लिखिएगा, 10 क्लास का हिस्सा। रंगने, इसको जंग लगने से रंग किया जाता है, एकदम बढ़िया से वाक्य बना बना के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके और ग्रीस लगा के। लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट ऑफ द बुक 8.6, लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक। डन है ना? अरे यूट्यूब में जाके स्क्रीनशॉट मार लेना ना, खत्म। 11 टॉपिक पढ़ के जाना ना। क्वेश्चन वो कैसे बताएं हम? अंदाजा, अंदाजा तो 5-7 मार्क्स का आएगा। जब चैप्टर है तो आएगा 5 मार्क्स तो धर के चलो, 8.5 से क्वेश्चन देगा। 8.6 बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 8.6 मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। जरूर से बाबू, भयानक क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर, दोनों के बारे में भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक 10 मिनट, 10 मिनट क्लास खत्म हो जाएगा। 10 मिनट, 10 मिनट का और करिए इंतजार। चलिए जल्दी लिखिए, माइक बनना हो जाए, जल्दी जल्दी। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना? आगे आगे और कैटेनेशन। हेलो, अच्छा भूताह घटना कर लीजिएगा, हम आपको कल याद है ना? विल ऑफ द विश, भूताह घटना, विल ऑफ द विश कर लीजिएगा। विल और द विश, वो भूत का बारे में नहीं है मेरा भाई, मिथेन का बारे में। कैटेनेशन, मीथेन को कौन सा गैस बोला जाता है? मार्च गैस। एकदम बाबू, एकदम बाबू, हिला दिया पूरा। क्या बात है, क्या बात है। आगे देखिए, कार्यकारी मूलक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आनंद ग्रेट, फैंटास्टिक। सजातीय श्रेणी। आगे बोलिए, आगे बोलिए फट से। और इसके अलावा जो आपको सही लगे करिए। अच्छा वो जो श्रेणी है ना बाबू, जरूर से श्रेणी कर लीजिएगा। इथिलीन, एसिटिलीन, जो 8.6 का प्लस माई नोट्स 8.6 के लिए हम जो, इसके अलावा बाबू माई नोट्स कल, मेरा जो नोट्स है आपका 8.6 का, वो तो फटा नहीं ना होगा, वो तो हाली तरह से लिखाया हुआ है। 8.6 का जो बाबू मेरा नोट्स है वो जरूर से कर लीजिएगा, जरूर से कर लीजिएगा। 8.6 में देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं ना बच गया। हाँ, इथिलीन और एसिटिलीन का ब्रोमीन जल में आपका समीकरण बताइए। वो दिखाया हुआ, जो दोनों समीकरण उतार देंगे ना, एकदम बनाना नहीं, खाली समीकरण मारो, कोई टेंशन नहीं है, खाली समीकरण मारो। ठीक है ना? वेट बाबू, वेट 2 मिनट वेट, हड़बड़ाइए मत।
देखो 60 बोला क्या लेके कर कल हिंदी का टेस्ट हुआ कितना ये दिया। इसी के साथ आपका खत्म होता है। अच्छा, कॉपी लाके हम दिखा दे रहे हैं, सारा इकाई आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। भैया कौन सा क्लास हाँ? बताइए हमें एक करके। एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए थोड़ा, ये कॉपी में देख रहे जितना इकाई है, ये सब इकाई बढ़िया से कर लीजिएगा और ये फॉर्मूलाज बढ़िया से देख लीजिएगा। इसी के साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आपको देखिए, सब बढ़िया से इकाई मेरा है, 12 इकाई कर लीजिए, 2 इकाई फंस जाएगा, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला है, ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग का ये क्लास मैराथन फिजिकल साइंस का थ्योरी का खत्म हुआ। न्यूमेरिकल्स का जिस दिन बनाएंगे अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।